नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हुंकार आप देख रहे हैं और आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। मैं चाहती हूं आप एक काम करें, हम डिबेट शुरू करें उससे पहले जितने भी चैनल्स हैं वो सर्व कर लीजिए अभी जाकर। मैं गारंटी के साथ आपको ये कह सकती हूं कि अभी ज्यादातर चैनल्स पर बहस हिंदू और मुसलमान को लेकर हो रही है, गारंटी के साथ। लेकिन आज हमने सेहत को सबसे ऊपर रखा है। इस देश की सेहत को, इस देश में रहने वाले देशवासी की सेहत को, यहां की राजनीति की सेहत को, यहां के अलग अलग राजनेताओं की सोच और उनकी सेहत को सबसे ज्यादा तरजीह दी है। ओमिक्रॉन आंखें दिखा रहा है हिंदुस्तान को। सब बाद में हो जाएगा, पार्टी बाद में हो जाएगी, रैलियां बाद में हो जाएगी, हिंदू मुसलमान बाद में हो जाएगा, चुनाव बाद में हो जाएंगे, सब कुछ बाद में हो सकता है अगर जिंदा रहे तो। और इसीलिए आज हुंकार बहुत जिम्मेदाराना तरीके से, एक तरफ ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले, दूसरी तरफ तीसरी लहर की आशंका। और इसीलिए फिर कह रही हूं, सर्व कर लीजिए, सारे चैनल देख लीजिए और दोबारा लौटकर एबीपी न्यूज पर आइए, क्योंकि ये आपकी और हमारी सेहत से जुड़ा हुआ मामला है, हिंदुस्तान की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। इन सब के बीच जब ओमिक्रॉन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसके केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, यूपी में शहर शहर रैलियां हो रही है और रैली में इक्का दुक्का लोग नहीं दिख रहे हैं, अंबार है, नरमुंड जहां आप देखिए दिखाई दे रहा है। और दोनों ही पार्टियों के साथ, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। पीएम मोदी की रैली हो रही है, कहीं सीएम योगी का जन विश्वास रैली की तस्वीरें आ रही है, कहीं अखिलेश यादव विजय संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, कहीं प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली हो रही है। जाहिर है यूपी में खतरा बड़ा है। ईश्वर ना करे कि देश में फिर से अप्रैल और मई के वो दिन लौटे। बहुत बुरा हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, 5 राज्यों में जमकर चुनावी रैलियां हो रही थी और उसका नतीजा भी आप सब ने देखा है। ऑक्सीजन के बगैर लोगों ने अपनों को तड़पते देखा है। दुनिया के कई देशों में ओमिक्रॉन बड़ा खतरा इस वक्त बन गया है। ब्रिटेन जैसे छोटे देश में एक दिन में 1-1 लाख केसेस सामने आ रहे हैं। तो क्या हमें चुनावी रैलियों को लेकर ज्यादा सावधान नहीं रहना चाहिए? क्या हमें रैलियों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिदायत पर अमल नहीं करना चाहिए? फैसला चुनाव आयोग को लेना है, लेकिन हाईकोर्ट की सलाह पर भी सियासत शुरू हो गई है। कोई हाईकोर्ट की टिप्पणी को बीजेपी की तरफ से की गई साजिश बता रहा है, कोई कह रहा है बीजेपी हार के डर से चुनाव टालने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन हर किसी को यह ध्यान रखना चाहिए, जान है तो जहान है, और इसी पर आज हुंकार भरनी है। मैं फिर आपको कह रही हूं, आप लौट कर यहीं आएंगे, क्योंकि जान से बड़ी कोई चीज नहीं। बिल्कुल कुछ न कुछ दाल में काला है। देखिए, वो तो निर्णय हम लोग ले भी नहीं सकते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यूपी में चुनावी घमासान के बीच रैलियों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद यूपी सरकार ने कल से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। लेकिन रैलियों को लेकर राजनीतिक दलों ने कोई फैसला नहीं लिया है। बीजेपी जहां चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी ने हाईकोर्ट की टिप्पणी पर अफसोस जताया है। देखिए, वो तो निर्णय हम लोग ले भी नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो अभी कोविड के केसेस जो बढ़ रहे हैं, 46 केस हमारे यहाँ हो चुके हैं। टोटल मिला के 266 एक्टिव केसेस हैं पूरे प्रदेश में। इस समय कोविड के केसेस का ट्रीटमेंट, उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उनका हमने जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर को दोबारा एक्टिवेट कर दिया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उच्च न्यायालय जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में बैठे हुए लोग अब इस तरह के फैसले, अनवांटेड फैसले देने लगे। किसी ने मांग तो की नहीं थी उनसे इस बात की। उत्तर प्रदेश में जनमानस पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी चुनाव हारने जा रही है और हो सकता है इससे घबराकर बीजेपी चुनाव टालने के लिए कोई बहाना ढूंढ रही है। हाईकोर्ट की टिप्पणी पर कांग्रेस की राय बटी हुई है। दिल्ली में पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि जो एक्सपर्ट्स कहें वो मानना चाहिए। मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले सवाल उठा रहे हैं
कि कहीं बीजेपी हार के डर से घबरा तो नहीं गई। में किसी पार्टी का मत बिल्कुल मायने नहीं रखता। इंसान की जिंदगी से महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और अगर विशेषज्ञों को यह लगता है कि यह खतरा है तो यह खतरा सबके लिए है। विशेषज्ञ जो कहेंगे हम सबको वो मानना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आपने हाल ही में देखा होगा कि हमारी नेता प्रियंका गांधी का जो आज परसेंटेज जो है 57% है, 27% अखिलेश यादव का है और उसके नीचे में योगी आ गया है, मायावती तो और नीचे चली गई। तो ऐसे समय में जो डर बीजेपी में पैदा हुआ है तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस हो सकती है। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि यूपी के दौरे के बाद फैसला किया जाएगा। मैंने आज सुबह पूछा चीफ सेक्रेटरी साहब से कि इस प्रदेश में अभी तक ओमिक्रॉन के कितने केस आए हैं, तो मुझे बताया गया कि अभी तक 1 केस आया है इस प्रदेश में अभी तक। और मैंने आपको ये भी बताया कि हम कोविड को मैनेज करने के लिए क्या क्या उपाय कमीशन ने लिए हैं और हम लोग जो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होगी और जो भी एक आरपीएफ के मद्देनज़र जो भी चीज़ होगी वो हम लोग उसमें डेफिनेटली एक्शन लेंगे। चुनाव आयोग फैसला लेने की बात तो कर रहा है, लेकिन कहीं उसमें देर ना हो जाए, क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। तो रात में कर्फ्यू लग गया है, पर रात में रैली होती है क्या? रैली कब हो रही है? दिन में हो रही है। और इसीलिए क्या इन रैलियों को नेताओं को रोक देना नहीं चाहिए? डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी, मेदांता अस्पताल, गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रागिनी नायक, मेरी दोस्त, एक अरसे बाद हमारे साथ जुड़ी हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ढाकर वक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है रागिनी आपका। शुभ रास्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये भी प्यारी सखी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुभ रास्ता। संगीत रागी साहब, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक सो, नेता हैं समाजवादी पार्टी के, इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार, शुरुआत आपसे करने वाली हूँ और बहुत जिम्मेदारी के साथ ये आज का डिबेट में आगे ले जाने वाली हूँ। ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है, इसमें आपको लगता है कोई भी इफ एंड बट होना चाहिए? देखिए, मैं आपको इस सवाल का जवाब देने से पहले अगर आप 2 मिनट दें तो लास्ट ईयर की स्थिति और इस साल की स्थिति को एक परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता हूं। अगर आप अक्टूबर नवंबर 2019 को देखें तो उस समय यूरोप के अंदर 2020 उस समय यूरोप में सेकेंड वेव चल रही थी। हमारे कंट्री में नंबर्स कम थे और हम सब बड़े कॉम्प्लेसेंट थे कि हमने तो कोरोना को जीत लिया। हमारे यहाँ रिलीजियस फंक्शंस हो रहे थे, सोशल फंक्शंस खुल गए थे और धड़ाधड़ पॉलिटिकल रैलियां हो रही थी। तो ये 3 चीजें थी और टोटल गो बाय टू कोविड एप्रोप्रिएट नॉर्म्स जो थे वो किया गया था। और उस सब का क्या नतीजा हुआ ये पूरे देश ने अप्रैल मई में सेकेंड वेव के रूप में देखा है। अब हम आते हैं करंट स्थिति पे। इस समय फिर एक बड़ी भयानक सी सिमिलैरिटी है लास्ट ईयर के साथ कि लास्ट ईयर की तरह फिर यूरोप और यूएस इस समय भयानक नंबर से डील कर रहे हैं। हमारे नंबर आज की तारीख में अभी भी मैनेजेबल हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को टोटल गो बाय करते हुए फिर से रिलीजियस फंक्शंस, सोशल फंक्शंस और उससे ज्यादा पॉलिटिकल रैली आप दिखा रहे हैं। इस पे मैं किसी पार्टी विशेष की तरफ मैं हर रैली को पॉइंट आउट कर रहा हूं। तो ये सब कुछ, तो अगर आप देखें तो जो सिचुएशन लास्ट ईयर थी नवंबर दिसंबर में, जिसने हमारी सेकेंड वेव की नींव रखी, वैसी ही सिचुएशन इस समय बन रही है। और मेरा डर यह है कि क्या हम तीसरी वेव की नींव आज रख रहे हैं जो शायद देश फरवरी मार्च में देखेगा। इसलिए इस चीज को रोकने के लिए कदम उठाने का समय आज है, न कि फरवरी में, जबकि देश एक डिफिकल्ट सिचुएशन से पास हो रहा होगा। उसको रोकने के लिए जो भी कदम आज उठाया जाना चाहिए
मैं एज ए डॉक्टर उसको सपोर्ट करता हूं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने इन कम शब्दों में अपनी पूरी की पूरी बात कह दी है और आपने वो पुराना टाइम भी याद दिला दिया और उस पुराने टाइम को आज की तारीख में कोई याद नहीं करना चाहेगा। और इसीलिए डॉक्टर रागिनी नायक, सवाल अब यहाँ खड़ा उठता है कि अगर आप लोग सब एक पेज पर आ जाएंगे तो रैलियां रुक जाएंगी, लेकिन नाना पटोले ये कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई है। अरे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, बीजेपी ने थोड़ी ही कहा है रैली के लिए। रूबिका, मैं भी ये बात मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से मोदी जी को उत्तर प्रदेश में अपनी हार स्पष्ट नजर आ रही है, लेकिन मैं उसे इलाहाबाद कोर्ट की टिप्पणी के साथ जोड़ने का काम आपके शो पर नहीं करूँ। आपने एक मुख्य सवाल आज पूछा कि क्या जान जहान नहीं होती, क्या जान सबसे बड़ी नहीं है? बिल्कुल, अगर आज जान है तभी हम कल कुछ कर सकते हैं, तभी जहान है, ये बार बार कहा जाता है। पर एक कहावत हमें और याद रखनी पड़ेगी, ठाक के 3 पात, यानी कि जहां कल थे वहीं शायद आज भी खड़े। तीसरी लहर आने वाली है कोरोना की। तमाम वादों के बावजूद 18 दिन में जैसे महाभारत खत्म हुई, कोरोना खत्म हो जाएगा। 31 दिसंबर 2021 तक पूरे देश को डबल डोज लग जाएंगी। ऐसे तमाम दावों और वादों के बावजूद आज आपके चैनल पर जो डॉक्टर साहब अरविंद कुमार बैठे हैं, वो भी वही बात कह रहे हैं कि जो सिचुएशन पहले थी वैसी ही सिचुएशन पर की कगार पर हम आज खड़े हैं। और हाई कोर्ट को फिर से ये टिप्पणी देनी पड़ रही है कि सरकार अब चुनाव रोकने का काम करे, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो स्वायत्त संस्था है उससे अपील की, वो तो समझ आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी से भी वो अपील कर रहे हैं कि आप चुनावी रैलियों को रोकने का काम करें, क्योंकि व्यवस्था जिस तरीके से होनी चाहिए थी वो आज भी नहीं है। और इसीलिए ये आकलन भी हमें करना पड़ेगा कि जब स्वास्थ्य मंत्री देश के 3 दिसंबर को लोकसभा में जाकर ये बात कहते हैं कि 50% जनसंख्या को डबल डोज नहीं लगा है, एलिजिबल पॉपुलेशन को, यानी 46 करोड़ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको डबल डोज नहीं लगी है। बच्चों का क्या होगा हमें नहीं मालूम है, बूस्टर डोज कैसी होगी हमें नहीं मालूम है। तो क्या मोदी सरकार ये तीसरी वेव से पहले भी पूरी तरीके से विफल रही है? इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। अब दूसरी बात जो कि आ जाता है, जो आपने सवाल पूछा कि राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि पहली और दूसरी वेव में मोदी जी ने ना विशेषज्ञों की मानी ना विपक्ष की सुनी। पर अगर इस बार अपने देश की जनता को बचाना चाहते हैं, विनाश, विध्वंस और मौत का वही रूप नहीं देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक सभी पार्टियों की ऑल पार्टी मीट बुलाई, सभी विपक्षी दलों को एकत्रित कीजिए और चर्चा कीजिए कि चुनावी रैली का क्या विकल्प हो सकता है। क्या नुक्कड़ सभाएं विकल्प है? जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि टेलीविजन का माध्यम आप अपनाएं, तो क्या इलेक्शन कमीशन बजट बढ़ाने का काम कर सकता है कि टीवी के माध्यम से प्रचार हो सके? क्या सभी सारी काम की बातें मुझे आपकी 3-4 लाइनों में अभी दिखाई दी है, उससे पहले मुझे सिर्फ राजनीति दिखाई दी, लेकिन आप राजनीतिज्ञ हैं तो आप राजनीति करेंगी, मैं ये मान के चल रही हूँ। रागिनी जी, आपने अपनी शुरुआत, 1 मिनट खत्म कर लो रूबिका, 1 मिनट खत्म, 20 सेकंड। आपने ठीक कहा, हाँ आपने ठीक कहा। देखिए, जो राजनीतिक दल है उन्हें राजनीति तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन क्या राजनीति एक सकारात्मक ढंग से हो रही है? इस पर तो बड़ा सवाल पूछा ही जाएगा। और वो सकारात्मक तभी हो सकती है जब सड़क से लेके संसद तक विपक्ष की बात सुने, क्योंकि विपक्षी दल भी तो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है। और मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि अकेले मोदी जी क्या बंद कमरे में निर्णय लेकर फिर से वही विनाश का मंजर दिखाएंगे? निगाहों में है जलती चिताओं का मंजर, चमकते हैं जुगनू तो दिल कांपता है। आप ही के चैनल पर बैठकर सारे कोविड के डिबेट मैंने किए थे और आप गलत कह रही थी कि अपनी सारी पुरानी बातों को भूल जाइए। गलतियों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि गलतियां अगर भुला दी जाएं तो दोहराई भी जाती है। ठीक है रागिनी, अब मैंने आपको पूरा मौका दे दिया अपनी बात, लेकिन मुझे लगता है हिंदुस्तान के आप 3 मिनट से ज्यादा अपनी बात रख चुकी हैं और मैंने आपको इतना मौका दिया। आप राजनीति कीजिए, ये आपका काम है, कोई आपको नहीं रोक रहा है, लेकिन हिंदुस्तान जैसे आबादी वाले मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में इतने शानदार तरीके से वैक्सीनेशन किसी और मुल्क ने किया हो तो आप मुझे बता दीजिए। ये फख्र की बात है। जिस तरीके से हमने कोरोना से हमने डील किया है,
किसी और मुल्क ने डील किया हो, आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन एक सेकंड जवाब दीजिएगा। मैं कह रही हूँ आज वैक्सीनेशन को लेकर ये कोई नहीं कह सकता है, कोई और मुल्क नहीं कह सकता है कि हमने इतनी वैक्सीनेशन दी है। भारत और चीन के अलावा किसी की डॉक्टर इतनी बड़ी अरविंद, जनसंख्या है? डॉक्टर अरविंद 20 सेकंड, फिर मेरे 3 और मेहमान हैं। मैडम डॉक्टर मैं एक मिनट, 31 दिसंबर तक पूरी देश की जनता को डबल डोज देंगे। एक सेकंड, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। रागिनी जी सुनिए, पहले तो आप कह रहे थे कि वैक्सीन है ही नहीं, पहले आप कह रही थी कि वैक्सीन है ही नहीं। मुझे मोदी जी का नहीं, मुझे हिंदुस्तान का महिमा मंडन करना है और करूंगी, मैं बड़े गर्व से करूंगी। हमने जिस तरीके से डील किया है, कोई और मुल्क वैसे डील नहीं कर सकता था कोरोना से। रैली रोकने के टाइम पर आपको मोदी याद आ रहे हैं, प्रियंका गांधी की रैलियों पर आप नजर नहीं डाल रही हैं, राहुल गांधी की रैलियों पर आप नजर नहीं डाल रही हैं, आप लोगों की हो रही मीटिंग पर आप नजर नहीं डाल रही है। ओके, अब रागिनी जी मैं रोक रही हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अरविंद और उसके बाद शुभरास्ता। ओके रागिनी जी, बस डॉक्टर अरविंद, देश के लोग करते हैं तो मर बस रागिनी जी, बस रागिनी जी, डॉक्टर अरविंद। मैडम मैं आपका मोदी मैडम फोबिया मैं कुछ प्लीज, नहीं कर सकती। डॉक्टर अरविंद, मैडम मैं एक, अरे मैडम चुप कर जाइए प्लीज, अगर देश की जनता को प्लीज बी रागिनी जी क्वाइट। प्लीज सुनिए अभी। मैडम मैं एक डॉक्टर हूं, मैंने सोचा था कि यहाँ पर कोई मेडिकल और इस तरह के इश्यू डिस्कस होंगे, इसलिए मैंने कंसल्ट किया था। जिस तरह से ये मैडम बातें कर रही हैं, अगर ये पॉलिटिकल डिबेट है तो मैं आपसे करबद्ध हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि प्लीज मुझे इस शो से साइन आउट करने की इजाजत दीजिए। मैं इस राजनीतिक पचड़े में इसे राजनीतिक में होने नहीं दूंगी, मैं इतना आपसे वादा कर लेती हूँ, ये राजनीतिक होगा नहीं सर। जानकारी देके मत बुलाइए ना, आपने पॉलिटिकल गेस्ट को बुलाया है। नहीं रागिनी जी प्लीज इतना सम्मान कीजिए, एक डॉक्टर है और वो देखिए आपकी राजनीति की वजह से आज डॉक्टर्स भी एक पेज पर नहीं आना चाहते हैं। डॉक्टर रागिनी आप तो प्लीज आप देखिए तो सही, मेहमान मैंने बुलाए और वो वहां से इसलिए चले गए क्योंकि आप यहाँ राजनीति करती आ रही हैं। आज की तारीख में ये नहीं कर सकते हैं। शुभरास्ता, आपने राजनीतिक एंगल से शुरुआत की, आप सवाल पूछ रही हैं कि कांग्रेस अरे मैंने तो नाना पटोले से जोड़कर एक सवाल पूछा था मैडम। मोदी सरकार अपनी देश की जनता को वैक्सीनेट नहीं कर पा रही है तो मैं सवाल ना पूछूं? शुभरास्ता, मरने दो जनता को फिर से। वैक्सीनेशन पर सवाल कैसे पूछ लेते हैं आप? मतलब क्या करूं क्यों नहीं वैक्सीनेट किया पूरी देश की जनता को? 40 करोड़ लोगों को क्यों अभी तक डबल मैं डोज फिर कह रही हूँ, जिस तरीके का वैक्सीनेशन यहाँ हुआ है कोई और मुल्क कर नहीं सकता है, और ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। आप करती रहिए अपनी गंदी राजनीति, कोई इसे नहीं सुनेगा। अब शुभ रास्ता को स्क्रीन पर लाइए प्लीज। हाँ शुभ रास्ता जी। रूबिका जी, ये जो अभी शो पे हुआ ये एक बहुत बड़ा दृष्टांत है कि आज हम जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, अगर हम सोचते भी हैं कि देश में एक पॉजिटिव पॉलिसी पे बात हो तो बात नहीं हो पाती है। बहुत दुख हुआ इस बात को जानकर कि एक मेडिकल प्रोफेशनल शो से चले गए, और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो बात की जा रही थी, आपने सबसे पहला वक्तव्य किसी मेडिकल प्रोफेशनल से ही लिया, उन्होंने बहुत निष्पक्ष होकर के बात रखी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो भी कहा, एक तो हाईकोर्ट को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर हमारे देश के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो जिम्मेवार तरीके से राजनीति कर रहे होते, अगर वो जिम्मेवार तरीके से चुनावी सभाएं कर रहे होते, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को बोलने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। भाई हमारे देश में जो 3 अंग हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उसमें जुडिशरी का रोल तभी बनता है जब ये बाकी के जो 2 पिलर्स हैं वो फेल हो रहे हैं। अब रागिनी जी को बुरा क्यों लगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वैक्सीनेशन की जहां तक बात है, आपने बिल्कुल तथ्यात्मक बात कही है। वैक्सीनेशन को लेकर के भारत ने जो मिसाल कायम की है, उस मिसाल का अभी कोई सानी नहीं है। और दूसरी चीज, अगर इस डिबेट को राजनीतिक ही रखना है तो मैं बता दूं कि बहुत सारे पॉलिसीज तो इंदिरा गांधी जी के जमाने से चले आ रहे थे, उसका क्रियान्वयन आज तक ग्राउंड पे नहीं हो पाया है। तो ये वैक्सीनेशन को लेकर के क्यों बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस पार्टी तो ना करे। लेकिन मैं मूल मुद्दे पर आती हूँ रूबिका जी। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत में भी चुनाव है। पूर्वोत्तर भारत पिछली बार भी एक मिसाल बना था, कोविड को किस तरीके से उन लोगों ने कंटेन किया था रिस्पॉन्सिबल तरीके से। सीखना चाहिए। आज भी जब चुनावी रैलियां होंगी रूबिका जी, तो एक बार हमारे देश के सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक बार बैठ करके सोचने का समय है कि डिजिटल इंडिया आज इतना आगे बढ़ चुका है, क्या चुनावी रैलियों को डिजिटल नहीं किया जा सकता? जो संसाधन लोगों की भीड़ जुटाने में इकट्ठा होते हैं, अगेन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो करती हो, क्या उन संसाधनों से वैक्सीनेशन एफर्ट जो है उसको और डेवलप नहीं किया जा सकता? बूस्टर डोज नहीं दी जा सकती?
क्या उन संसाधनों को कंटिंजेंसी प्लान के लिए नहीं रखा जा सकता? यही रूबिका जी आपको ध्यान है जब मई जून का समय था, जिस समय भयावहता से चीजें देश में सबने झेली हैं, एक एक फैमिली, एक एक मिडिल क्लास फैमिली भारत का सफर रहा है, हर फैमिली से किसी न किसी की जान गई है। उस समय हम सबकी हालत खराब थी, किसी को बेड दिलवाने के लिए, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाने के लिए। क्या अभी जो देश के संसाधन हैं वो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म्स और रैलियों के ऑर्गेनाइजेशन में न जा करके क्या इन चीजों को सुदृढ़ करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता? ये सवाल जनता के सामने नहीं है रूबिका जी, ये सवाल इस देश की पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों के सामने है, और ये पार्टियां कितनी जिम्मेवार है ये तो जनता देख रही है। ओके रागिनी जी, मैं मौका दूंगी, लेकिन उससे पहले दो मेहमान। अभिषेक सोम, दुर्भाग्यपूर्ण कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप ये अनुरोध करें कि आप रैलियों को रोक लें, ये कैसे अनफॉर्चुनेट है, आप मुझे बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि अगर रोक लगनी चाहिए थी तो पश्चिम बंगाल के चुनाव जब, और उस समय कोरोना महामारी अपने चरम पर थी और लोग दिन रात मर रहे थे, तब लगनी चाहिए थी। और आज मुझे लगता है पूरे देश में सब चीज़ें सामान्य स्थिति में हैं, सब लोग अच्छे से अपनी व्यवस्थाओं में जी रहे हैं। तो ये कोरोना ओमिक्रॉन के नाम पे ये भारतीय जनता पार्टी एक भ्रम पैदा कर रही है, और उत्तर प्रदेश में उनकी हार सुनिश्चित हो चुकी है, इसलिए उनको भय है। और भारतीय जनता पार्टी कहां भ्रम पैदा कर रही है? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनुरोध किया है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा जाकर। देखिए, इसमें भी कोई ना बताइए ना, मुझे क्लियर कीजिए। हाँ, बिल्कुल बता रहा हूँ। जब संस्थान से कोई भी संस्थान कोई भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे, आप देख लीजिए जितने भी, कौन कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जो है वो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उच्च न्यायालय का सम्मान है, पर आप देखिए जब चुनाव आ रहे हैं, लगातार छापे पड़ रहे हैं और लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, और मुझे लगता है ये इनकी हार सुनिश्चित हो चुकी है। मैंने आपके जख्मों को कुरेदने की कोई कोशिश नहीं की, मैंने तो छापे का छ भी नहीं बोला, और आप छई छप्पा छई करने लगे। मेरे समझ में नहीं आया क्यों आज छापे की बात कहां हो रही है? मैं तो अभी आपसे कोरोना का जिक्र कर रही हूँ, ओमिक्रॉन और उस पर हो रही रैलियों का जिक्र कर रही हूँ, और आप जो है छापों का गम लेकर बैठे हुए हैं। अरे भाई, नहीं करते ना काली कमाई तो ना पड़ते छापे, का भी खतरा ना हो, ओमिक्रॉन का भी खतरा ना हो, और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। संगीत रागी साहब, मेरे पास एक डेटा है सर, और वो डेटा ये बताता है कि पश्चिम बंगाल में, क्योंकि अभी अभी शुभ्रास्ता कह रही थी कि नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए वहाँ पर कंटेन करके रखा हुआ था, वहाँ भी चुनाव हुए थे लेकिन हालात बुरे नहीं हुए थे। लेकिन आप पश्चिम बंगाल में देखिए, जिस दिन अधिसूचना जारी हुई थी उस दिन प्रतिदिन एक व्यक्ति की मौत हो रही थी कोरोना से, और जब चुनाव के प्रतिदिन 3 व्यक्ति की मौत हो रही थी, और जब चुनाव के नतीजे आ गए तो वो आंकड़ा जो है 75 तक पहुंच गया था, और वो 75 से आगे बढ़ते हुए 200 क्रॉस भी कर गया था जब तक सारे नतीजे आ चुके थे। संगीत रागी साहब। रूबिका जी, जिसने भी वो दूसरे दौर को देखा है उसको एहसास है हम में से कोई न कोई किसी न किसी एक परिचित या अपने परिवार के सदस्य को खोया है। तो निश्चित तौर पे जिस प्रकार के जो आंकड़े आ रहे हैं, पश्चिम से आ रहे हैं, पश्चिमी देशों से आ रहे हैं, वो थोड़ा सा डर पैदा करता है, और मुझे लगता है कि इस पर बिल्कुल ही राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि जिस प्रकार की प्रतिक्रिया आई है, मेरे लिए वो अप्रत्याशित भी नहीं है, क्योंकि हम सब चीज़ हमारी राजनीति की जो संस्कृति है उसमें हम खाते और निगलते उगलते सारे चीज़ें राजनीति ही उगलते हैं। यदि आप कोविड मैनेजमेंट का देखेंगे तो आप निश्चित तौर पर भारत का आंकड़ा जो है वो दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन देशों से भी अच्छा रहा है। कांग्रेस का जहां सवाल है, कांग्रेस पार्टी तो सत्ता में थी। यदि आप पंजाब का आंकड़ा देख लेते और उसको उत्तर प्रदेश से यदि तुलना कर देते या अन्य राज्यों से तुलना कर देते, कांग्रेस शासित राज्यों में एक सिर्फ राजस्थान ही एक ऐसा राज्य था जो एक बेहतर काम कर रहा था। यदि आप महाराष्ट्र देखें तो महाराष्ट्र में 1,44,000 मौतें हुई थी, उत्तर प्रदेश में 22,000 मौतें थी। ये नज़दीक भी नहीं आता है, और इसके बावजूद भी जो है वो सोशल मीडिया पे और अन्य जगह जो है वो जो कैंपेन चलाया गया कि महाराष्ट्र मॉडल, स्क्रीन पर
केरला के अंदर जो है वो हमने देखा कि शुरू में जो है वो केरला मॉडल के बारे में बहुत सारी बातें की गई थी, लेकिन हमने देखा था कि केरला के अंदर जो है वो 36 से 38 हजार मौतें हुई थी। तो मुझे लगता है कि ये वक्त वो चीज़ नहीं है। और खास करके यदि कांग्रेस पार्टी यदि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के प्रतिक्रिया करे तो ये थोड़ा सा और भी थोड़ा आश्चर्यजनक डालता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की कोई जमीन ऐसी नहीं है जो उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर वो सत्ता के नजदीक पहुंच सके। कहीं भी कांग्रेस पार्टी जहां पर तीसरे नंबर चौथे नंबर पर पहुंच जाती है, वो दूसरे नंबर पे, पहले नंबर तो छोड़ दीजिए, वो दूसरे नंबर पर पहुंचने की उसने अपनी क्षमताएं खो दी हैं भारतीय राजनीति में। इसलिए कांग्रेस का उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई मुझे भविष्य नहीं दिखता है। जो टक्कर है वो त्रिकोणीय टक्कर है, वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच ही संघर्ष इस त्रिकोणीय मामला में। तो इसलिए क्या मैं जवाब दे जी जी कांग्रेस की प्रतिक्रिया तो मुझे बहुत थोड़ी सी आश्चर्य में डालने वाली है। रही बात एक्सपर्ट की, तो रागिनी को मैं बोलूंगा तो थोड़ा तंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जो अब कांग्रेस के तो बड़े बड़े प्रवक्ता उस समय कहते थे कि राहुल जी ने तो फरवरी में ही बता दिया था, 14 फरवरी को ही बोल दिया था। तो ये जो एक प्रोजेक्शन है कि राहुल गांधी सब चीज जानते हैं, उन्होंने जो कहा इतना मेटिकुलस और इतना सिस्टमेटिक तरीके से वो सारी बातें जानते थे और बड़ी गंभीरता से, और सरकार चुन करके कांग्रेस पार्टी को नहीं इस देश की जनता ने दिया है। विपक्ष से संवाद कर सकती है सरकार, लेकिन विपक्ष जिस चीज को चाहे वही सरकार करे, तब तो फिर विपक्ष को ही सत्ता दे देती जनता। जवाब दीजिए। होता है राहुल गांधी ने अब भी तो प्रोजेक्शन कर ही लिया होगा, तो क्या आप लोगों की तरफ से ये पहल की जाएगी कि नो रैली, किसी तरह का कोई ऐसा संपर्क नहीं होगा जहां पर लोग इकट्ठा होंगे, प्रोटोकॉल टूटेगा? रूबिका, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके पैनल पर, चाहे वो रागी जी हो, शुभ्राष्ट्रा हो या आप खुद हो, हमारा अरसों से मतभेद रहा है, लेकिन हम 3 लोग ऐसे हैं कि हमारा कभी मनभेद नहीं रहा। तो इसीलिए आज मुझ पर तंज कसते हुए भी रागी जी थोड़ा सा मुझे लगता है असहज महसूस कर रहे थे। ऐसा संघ के लोगों से जरा कम ही देखने को मिलता है। बहरहाल अब आप देखिए 2-3 बातें यहाँ पर कही गई। पहली बात, रागी जी ने शुरुआत की कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और केवल 2 बातें बोली। पहले ये कि देश की सरकार कितना अच्छा कर रही है और राज्यों की कांग्रेस सरकार कितना खराब कर रही है कोविड के मामलों में। और दूसरी बात उन्होंने कही कि कांग्रेस पार्टी का चुनावी परिदृश्य में कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि बहुत कमजोर है। इसमें कोविड से रिलेटेड या जनता को बचाने से संबंधित या कोई सकारात्मक पहल से संबंधित बात रागी जी ने स्वयं नहीं की। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि संघ ने ये लिखित रूप में दिया था कि हम एक राजनीतिक संगठन नहीं, सांस्कृतिक संगठन के रूप में काम करेंगे और हर राजनीतिक बहस में बैठकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीर कमान चलाने का काम करते हैं। पहली बात। अब मैं शुभ्राष्ट्रा की एक बात के जवाब देना चाहती हूँ, फिर राहुल जी पर आऊंगी। उन्होंने कहा कि भाई वैक्सीनेशन के मामले में तो देश में, दुनिया में हमारा देश बहुत अच्छा काम कर रहा है। इतिहास के पन्ने भी पलटे तो याद दिला देना चाहती हूँ, सन 1963 से भारत को वैक्सीन लीडर के रूप में देखा जाता है। जब बीपीटी की वैक्सीन आई थी तो 70% पूरी दुनिया की वैक्सीन भारत बनाता था। तो कोई अविश्वसनीय काम भारत में हुआ ऐसा नहीं है। और मैंने केवल उन बिंदुओं पर प्रकाश डाला जो मोदी जी ने खुद कहा था कि 18 दिन में कोरोना समाप्त हो जाएगा, कि 31 दिसंबर 2021 तक पूरे देश की जनता को डबल डोज लग जाएगी। उन्होंने जनवरी में जाकर ये घोषणा अगर ना की होती या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कि हम जंग जीत चुके हैं, तो शायद जुलाई में उन्होंने और वैक्सीन खरीदी होती और शायद अब तक अपनी ही प्रतिज्ञा को पूरा कर पाते। तो ये सवाल एक गंभीर राजनीतिक दल के हैसियत से मैंने पूछा। तीसरी बात मैं राहुल जी पर देखिए, राहुल जी ने बिल्कुल सही भविष्यवाणी की थी कि कोरोना की लहर कहर बरसाएगी, वही साबित हुआ। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि मोदी जी को 3 काले कानून वापस लेके आने पड़ेंगे, वो भी सही साबित हुआ। और आज मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहती हूँ कि हम हर सहयोग देने के लिए तैयार हैं, पर कोई तो कारण होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री जी का भी नाम लिया। मैं समाजवादी पार्टी की तरह ये नहीं कहूंगी कि वो सोचते हैं कि प्रधानमंत्री इलेक्शन कमीशन चलाते हैं। मुझे ये बताइए, एक मिनट मैं भाई देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेते तो किसका, क्या कहते वो कि राहुल गांधी से और चुनाव आयोग से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि रैलियां रोक दें। लेने दीजिए, आप समझ जाएंगी। मैं केवल ये कह रही हूँ कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री का नाम लिया है
तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी पहल करने की प्रधानमंत्री जी की है। ओके, डिजिटल रैली भी हो सकती है, अब पॉइंट है, सभा भी हो अब सकती पॉइंट है। पर मैं अग्री विपक्ष को करती हूँ, बुलाइए, मैं अग्री करती विपक्ष हूँ, को बुलाइए, मैं अग्री करती हूँ बातचीत आपकी बात से बंद कमरे कि में निर्णय मत प्रधानमंत्री लीजिए। से अगर ये विशेषज्ञों अनुरोध की किया बात भी गया मानिए, है तो विपक्ष की भी प्रधानमंत्री सुनिए। क्या ये लेकिन फैसला इतना लेते हैं अधिकार और हर कायदे समय से नहीं कर देश के सकते। मुखिया होने के नाते इससे उनको ये सिर्फ फैसला ले लेना चाहिए, क्योंकि देश की जनता है वो सड़कों पर जाकर जूझेगी, वो अस्पतालों की ये जो व्यवस्था ठीक नहीं है उससे परेशान होगी। लेकिन शुभ्रस्ता, अब जवाब दीजिए आप। रागी जी, फिर मैं आपका रुख करूंगी। जी जी, मुझे लगता है कि ये जो सर्वदलीय एक कंसेंसस की बात हो रही है कि किस तरीके से हम आगे चुनाव लड़ सकते हैं या व्यवस्था कैसे हो सकती है, इसका मैं समर्थन करती हूँ। इस बात की पहल मैंने आपके शो से के माध्यम से की भी है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ रागिनी जी को बहुत विनम्रता से। रागिनी जी, आपने जो बात आज पैनल में कही, अगर वही बात राहुल गांधी देश का महिमा मंडन करते हुए कह देते जब देश इस पूरे महामारी से गुजर रहा था, तो उस समय देश के फ्रंटलाइन वर्कर्स को बहुत संबल मिलता। वो कहते कि किस तरीके से हम लोगों ने वैक्सीन में हमेशा से हम उत्तीर्ण रहे हैं और हमने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, तो फ्रंटलाइन वर्कर्स को बुरा नहीं लगता। लेकिन जो जिस तरीके की राजनीति हुई, मैं दोबारा उस पूरे प्रोसेस में नहीं जाना चाहती हूँ। रागिनी जी, मैं पोलियो की भी बात बता दूं आपको, पूरी तरीके से मैं आपको स्ट्रैटेजी में फेल रहे हैं कि देश में ऑक्सीजन मैपिंग नहीं हुई। अगर मेरा टर्न है तो मैं बोलूंगी, इनका टर्न है तो इनसे बुलवा। रागिनी रुक जाइए, और नहीं तो फिर रागिनी रुक जाइए, क्योंकि ऐसे बात। रागिनी रुक जाइए, आखिरी कुछ सेकंड्स हैं। रागिनी रुक जाइए, आखिरी आपने अपनी पूरी बात रखी, मैंने पूरा मौका दिया। मोदी जी की तारीफ करते। अरे भाई, यहाँ पर हम मोदी को डिस्कस करने नहीं आए हैं। किस तरीके का हम आज रागिनी जी, आप दिन रात मोदी जी की माला जप सकती हैं, एक मैं माला आपको गिफ्ट कर दूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन क्या आज हम वाकई मोदी पर बहस करने आए हैं? हम बहस करने आए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस अनुरोध पर जो वो चुनाव आयोग से कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। चुनावी रैलियां रुक जानी चाहिए कि नहीं? लेकिन वक्त हुआ जाया। बैठक बुलाई, बैठक की है। लुधियाना धमाके को लेकर गृह मंत्री ने पंजाब पुलिस महानिदेशक से बाकायदा इस पर जानकारी ली है। इस कोर्ट परिसर में हुए धमाके में अब तक क्योंकि किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, इसलिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लुधियाना धमाके को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह की बैठक की खबर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।